Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के शोपिया में लश्कर तैयबा के कमांडर उमर मलिक को ढेर किए जाने के बाद सुबह एक बार फिर से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 4 और आतंकियों को ढेर कर दिया है। दरअसल कल सेना को किलोरा में लश्कर कमांडर के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसी इनपुट पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके जवाब में वहां मौजूद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के जवाब में सेना ने भी कार्रवाई करते हुए लश्कर कमांडर को ढेर कर दिया। माना जा रहा है कि शोपिया के इस गांव में कुछ और आतंकी भी छिपे हो सकते हैं, जिसे देखते हुए यहां घरों की तलाशी ली जा रही है। वहीं तनाव को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवाओं को भी फिलहाल रोक दिया गया है। इन्फॉर्मेशन थी कि एक बड़ा ग्रुप है वहाँ और इसीलिए वो वहाँ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें हमारी JNK पुलिस, आर्मी, CRP सभी उन्होंने वहाँ कार्डन ले किया था और कोई 6-7 घर थे और एक आर्चर्ड था। उस एरिया को अपने घेरे में लिया और रात को एनकाउंटर जब शुरू हुआ उसमें एक टेररिस्ट मारा गया। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया तो दोबारा फायरिंग हुई, उसमें 4 डेड बॉडीज और मिली हैं। टोटल 5 टेररिस्ट इसमें मारे गए हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। और आपको बताएं कि सुरक्षा बल ने आतंकी उमर मलिक को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में आतंकी उमर मलिक लश्कर तैयबा का कमांडर था। उमर मलिक के पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। उमर मलिक गुंड गांव का रहने वाला था। आतंकी उमर मलिक 2017 से घाटी में काफी सक्रिय था। सुरक्षा बल ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 3 दिन में जम्मू कश्मीर में 9 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये सुरक्षा बल के लिए एक बड़ी कामयाबी भी कहेंगे। शोपिया में 4 अगस्त को कुल मिलाकर 5 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि 3 अगस्त को सोपोर में 2 आतंकी ढेर किए गए थे। वहीं 2 अगस्त को बारामुल्ला में भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, सुरक्षा बल इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे कि वहां पर और आतंकी हो सकते हैं, और दूसरी बड़ी चुनौती ये जो कि इलाके के लोग ही विरोध कर रहे हैं। देखिए नवजोत, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, लेकिन साउथ कश्मीर में काफ़ी सारी प्रेजेंस है मिलिटेंट्स की। अगर इस एनकाउंटर की बात करें, कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि इस गांव में, किलोरा गांव में जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फ़ौरन कॉर्डन किया गया और एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर उसी टाइम आई। बाद में उसकी शिनाख्त उमर के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि वो लश्कर का कमांडर था। सुबह सवेरे, क्योंकि रात भर कॉर्डन रहा और सुबह सवेरे फिर से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद पता चला कि फिर से एनकाउंटर शुरू हुआ और उसमें 4 मिलिटेंट मारे गए। कुल मिला के इस ऑपरेशन में 5 मिलिटेंट मारे गए और कल जो है सोपोर में 2 मिलिटेंट मारे गए और उससे एक दिन पहले बारामुल्ला एरिया में 2 मिलिटेंट मारे गए। और कुल मिला के अगर हम इस संख्या की बात करें तो कुल 9 मिलिटेंट मारे गए हैं 3 दिनों में। और अभी जो है लगातार ऑपरेशंस का सिलसिला तो जारी रहता है। जो कैसो है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पे लॉन्च किए जाते हैं। कुछ जगहों पे मिलिटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं, एनकाउंटर शुरू हो जाता है। लेकिन कल वाला ये जो एनकाउंटर है तकरीबन 2 महीने यानी कि तकरीबन रमज़ान के सीज़ फायर के बाद सबसे ज़्यादा संख्या है मिलिटेंटों की जो एक साथ ग्रुप में थे और एक साथ उन्हें मारा गया। और ये जो एनकाउंटर है ये रात भर चला और जब सुबह 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर फैली तो लोगों ने वहाँ पे पथराव किया। पथराव में जो है क्लैशेस हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस और नौजवानों के दरमियान। उसमें काफ़ी सारे नौजवान ज़ख्मी हो गए। एक की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। तो ऐसे में कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी तनाव बरकरार है इस एनकाउंटर के बाद, क्योंकि इंटरनेट सर्विस जो है वो भी मुअत्तल कर दी। बिल्कुल, 72 घंटे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रिफत 8 आतंकियों को ढेर किया है। लेकिन इससे पहले ये भी खबर आ रही थी कि लश्कर और जैश के आतंकी पठानकोट जैसा हमला कर सकते हैं। तो इसे रोकने के लिए फिलहाल किस तरह के ऑपरेशंस आगे किए जा रहे हैं? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी 15 अगस्त है और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस तलाशी कर रही है। और यहाँ पे अगर हम खासतौर से श्रीनगर शहर में बात करें तो यहाँ पे जो तकरीब होती है वो बख्शी स्टेडियम में होती है, उसके इर्द गिर्द तकरीबन 10 दिन पहले ही पहरा बिठा दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस का। और अनंतनाग की बात करें या शुपिया की बात करें, पुलवामा, कुलगाम, जो ज़्यादा वहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन का डाटा तक चेक किया जा रहा है। कई जगहों पे अगर शक की बुनियाद पे किसी को भी पकड़ा जाता है या सर्च के दौरान लैपटॉप्स तक चेक किए जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई। लेकिन जो हमले की बात है, कहीं पे भी फिदाइन अटैक हो सकता है, इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं। लेकिन फिदाइन अटैक हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। बिल्कुल, और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी काफी सक्रिय। रिफत नजर आप बनाए रखिए, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।
इंतजार और होना है यात्रा का आगाज। राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज आज होना है। लोगों में उत्साह, कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह देखा जा सकता है। भारत माता की जयकारे लोग लगाते हुए दिखाई दिए और तस्वीरें उस वक्त की जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चारभुजा धाम मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची थी और ये तस्वीरें उस वक्त की जब चारभुजा धाम मंदिर से पूजा अर्चना करके बाहर निकले और कुछ ही पलों के इंतजार में अब यात्रा का आगाज होना है। तस्वीरों में भी आपने साफ तौर पर देखा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब कुछ ही क्षण के इंतजार में रथ को रवाना किया जाएगा। यात्रा का आगाज अमित शाह करेंगे और लोग किस तरह से इस पल को कैद करने के लिए आतुर है वो भी आपने तस्वीरों में देखा। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सुबह से ही पल पल की अपडेट आपने देखी राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर के और अभी भी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है सीएम राजे दिखाई दे रही है, साथ ही कई अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आप देख सकते हैं। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार और एक महत्वपूर्ण आगाज होना है। 40 दिन की यात्रा का आगाज, राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज होना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब देखना यह होगा कि 40 दिनों तक चलने वाली राजस्थान गौरव यात्रा आने वाले चुनावों में कितनी गौरवमयी साबित होती है। किस तरह से जनता के सामने सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, जनता की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है और जनता उनको आने वाले चुनावों में क्या कुछ मार्क्स देती है राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर के। ये सारी तस्वीरें हालांकि कुछ देर हालांकि इन तस्वीरों में वक्त है, लेकिन उसकी पहले की कोशिश आप लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कुछ ही देर में रथ को रवाना किया जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह यहां पर मौजूद हैं और साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए। लोगों की भीड़ यहां पर जमी हुई है। इसके पीछे अरे इसमें मानसून की बारिश ने अब पूर्वी और उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। असम से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं। सड़कों के साथ कई जगहों पर मकानों और दूसरी इमारतों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अकेले यूपी में ही पिछले एक महीने में 154 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपको अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं, किस तरीके से बारिश और जल भराव से लोग जूझ रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको लखनऊ की दिखाते हैं, जहां पर तेज बारिश की वजह से एयरपोर्ट परिसर में जल जमाव हो गया है। जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एयरपोर्ट बिल्डिंग के सामने सड़क जलमग्न हो गई है, जिस वजह से पंपिंग सेट के जरिए पानी को निकालने की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट परिसर में भी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यही हाल पार्किंग एरिया का भी है, वहां पर भी एयरपोर्ट के अंदर आने जाने वाली रोड पर भी पानी भरा हुआ है, जबकि गोल चौराहे के पास भी सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है।
और ये तस्वीर है असम के जोरहाट की, जहां पर भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे नंबर 37 पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसके बाद वहां से गुजर रही कई गाड़ियां खराब हो गई। असम में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं, जबकि कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। नेशनल हाईवे नंबर 37 पर भारी बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी के बीच फंस गई, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे इलाके में पानी भरने से कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जबकि जिसके बाद उन्होंने पानी में उतरकर ही अपनी जान बचाई है। और इसी दौरान कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी दिखी। असम के दूसरे इलाकों का भी यही हाल है, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से बाढ़ जैसे हालात वहां पर भी हैं, जिसके बाद बचाव दल ने लोगों को प्रभावित इलाकों में मदद भी पहुंचाई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के गाजीपुर में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गांव में तेज कटान देखी जा रही है। पिछले 4 दिन में कटान से इन गांव की करीब 20 बीघा जमीन गंगा में समा चुकी है, जिसे देखते हुए गांव वालों में दहशत का माहौल है। लोगों को अपने घर और जमीन को लेकर चिंता भी सता रही है, जिसके चलते गांव वालों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं जिला प्रशासन कटान को देखते हुए बचाव और राहत के लिए लगातार कार्रवाई का दावा कर रहा है। कई सालों से करंडा ब्लॉक के 3-4 गांवों में भयंकर कटान होती है। कटान की जद में केवल भूमि ही नहीं, लोगों का घर भी हो जाता है। और इस साल केवल 1 दिन में 5 बीघा जमीन बड़हरिया की गंगा में समाहित हो गई। हम लोग प्रत्येक दिन जो गंगा में जलस्तर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे पास यह आंकड़ा है कि मिनिमम फ्लड लेवल में कौन सा गांव प्रभावित होगा, मीडियम लेवल पे कौन सा गांव प्रभावित होगा और उच्च स्तर पर कौन से गांव प्रभावित होगा। और आबादी को नदी की कटान से बिल्कुल कटने नहीं दिया जाएगा। तो ये गाजीपुर की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गांव वाले लगातार दावा कर रहे हैं कि हर साल इसी तरीके का हाल यहाँ पर होता है, क्योंकि धीरे धीरे जो जमीन है वो कटान की तरफ बह जाती है और इस वजह से नुकसान सबसे ज्यादा इलाके के लोगों का होता है। ये तस्वीरें जरा एक बार फिर से देखिए, पानी का जल स्तर कितना ज्यादा बढ़ गया है, पानी का बहाव इतना तेज है कि जमीन पूरी तरह से कटती जा रही है और वो पानी में समा रही है। खतरा लगातार बना हुआ है, लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और अब उत्तराखंड की पिथौरागढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर दामरा घाटी की तस्वीरें सामने आई हैं। वहां रास्ता बंद हो जाने की वजह से लोग जान हथेली पर लेकर सफर करने को मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से 2 महीने पहले जमींदोज हो चुकी सड़कों की हालत अब भी नहीं सुधरी है, जिससे 300 से ज्यादा परिवार फंसे हुए हैं और इनका संपर्क बाकी दुनिया से कट गया है। आलम यह है कि यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। पहाड़ी रास्तों को पार करते वक्त हादसे की आशंका लगातार लगी रहती है और ये लोग एक दूसरे का सहारा बनकर खतरनाक रास्ते को पार करते हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, बताएं कि सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और अभी तक सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं, क्योंकि तेज बारिश हो रही है। लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं वो पैदल ही पूरे रास्ते को पार कर रहे हैं। एक एक करके सभी लोग एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरे इलाके को पार किया जाए। ये तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि वहां पर चलने की कोई जगह नहीं है, कहीं पहाड़ ऊंचा है कहीं नीचा, और वहीं से होते हुए ये लोग अपना रास्ता तय कर रहे हैं। और ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां पर रामझूला घाट पर एक कांवड़ श्रद्धालु गंगा में नहाते वक्त अचानक तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद घाट के आसपास हड़कंप मच गया। लेकिन घाट पर तैनात SDRF की टीम ने एक जवान को गंगा में बहते श्रद्धालु को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। वहीं दूसरा जवान भी उसे बचाने के लिए गंगा में कूद गया। काफी मशक्कत के बाद बचाव दल ने गंगा से डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाल लिया। नदी के किनारे है तो
कृपया ध्यान रखना, कभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से या बाढ़ वगैरह इस तरह का नदी में बढ़ने के समय अपना अपना निजी वो संपत्तियां हैं या अपने लाइफ है उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए थोड़ा सेफ प्लेसेस में उनको जाना पड़ेगा। और अब देहरादून की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। कई इलाकों में, घरों में, बस्तियों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से वहां के लोग घरों में ही कैद हो गए हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन समेत SDRF की टुकड़ियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रशासन ने भी नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। और ये तस्वीरें उधम सिंह नगर की हैं, जहां पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश हुई, जिसके बाद शहर का ये हाल हो गया। सड़कें पानी में तब्दील हो गई हैं। 1-2 फीट तक पानी लगातार भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। घुटनों तक पानी भरे होने की वजह से लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए भी मजबूर हैं। और उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीर, जहां पर यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नदी का पानी किनारों से बहकर आसपास की तरफ जा रहा है। गोकुल बैराज से आगरा के लिए लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना खतरे के निशान से सिर्फ 1 फीट नीचे है। बल्कि और वहीं दूसरी तरफ निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर रहने वाले लोग भी बेचैन हैं। इन इलाकों में प्रशासन के जरिए मुनादी कराई जा रही है, ताकि समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इतना बढ़ चुका है और डर है इससे कि मतलब निचले इलाके हैं जो इससे ज़्यादा ना बढ़े। 1-2 बारिश और होती है तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है इससे। खतरे का तो है ही, पेड़ वेड़ होते तो कम से कम कटाव नहीं होता इनका। डर लगा रहता कि कोई नदी वदी कट न जाए। आगरा शहर के जो निचले इलाके में उधर लोग दहशत में आ चुके हैं कि यमुना का जलस्तर जिस तरीके से काली अपने रूप में आती जा रही है उस प्रकार लोगों की दहशत बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें कानपुर के बिल्हौर इलाके की, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को मदद करने पहुंची पुलिस की टीम खुद ही फंस गई। पानी में फंसी पुलिस की डायल 100 गाड़ी को घंटों मशक्कत के बाद भी नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद गाड़ी को क्रेन मंगवाकर पानी से बाहर खींचना पड़ा। तो डायल 100 की गाड़ी जो कि लोगों की मदद के लिए वहां पर पहुंची थी, लेकिन देखिए हाल क्या हुआ। पानी में फंस गई गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद भी जब गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई, लोग वहीं पर, पुलिस वाले उस गाड़ी के अंदर ही फंसे रहे, तो फिर क्रेन को मंगवाया गया और क्रेन की मदद से इस गाड़ी को बाहर खींचा गया। कानपुर में भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो चुके एक अंडरपास में पुलिस की एक गाड़ी फंस गई। ये पुलिस वाले लगातार हो रही बारिश से प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए वहां गश्त लगा रहे थे। लेकिन मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से पहले ही तीनों पुलिस वाले पानी से भरे अंडरपास में फंस गए। बारिश का पानी अंडरपास में घुस गया तो आनन फानन में अपनी जान बचाने के लिए 2 पुलिस वाले गाड़ी की छत पर चढ़ गए, जबकि एक वहां से निकलने की जद्दोजहद करता दिखा। तालाब बन चुके अंडरपास से निकलने का जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो पुलिस वालों ने मशीन की मदद से गाड़ी को खिंचवाया। इस दौरान जो पुलिस वाला पानी के बीच खड़ा था वो भी गाड़ी में जाकर बैठ गया। इसके बाद गाड़ी को अंडरपास से निकालने की कोशिश शुरू हुई और कुछ ही पल में पुलिस वालों को पानी की मुसीबत से बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली के नारायणा इलाके में दिन दहाड़े हथियारों के दम पर हुई लूट का वीडियो सामने आया। गुरुवार को वहां एक कारोबारी की कार रोककर 3 आरोपियों ने 70 लाख रुपए लूट लिए और भाग निकलने में कामयाब रहे। वीडियो में साफ नजर आया कि आरोपियों ने फ्लाईओवर पर कारोबारी की कार रोकी और उनमें एक आरोपी कार की अगली सीट पर बैठे कारोबारी से उलझ गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर से कार की डिक्की खोलने को कहा गया। इसके बाद दूसरे आरोपी ने वहां से एक बैग निकाल लिया जिसमें रुपये रखे हुए थे। हालांकि कार से निकलकर कारोबारी ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक आरोपी ने कारोबारी पर पिस्टल तान दी।
इसके बाद बाइक पर आए तीनों आरोपी रुपए से भरा बैग लेकर वहां से निकल गए। लूट की इस वारदात को दोपहर करीब 3 बजे अंजाम दिया गया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इस मामले में आरोपियों का सुराग हासिल करने में जुटी है। यूपी के बहराइच से मैलानी के बीच पूर्वोत्तर रेलवे मीटर गेज रूट को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करेगी। वन विभाग के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मान लिया है, जिसके मुताबिक 205 किलोमीटर लंबा मीटर गेज रेल रूट इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा और बहराइच से मैलानी रेल रूट को ब्रॉड गेज में नहीं बदला जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक रास्ते में पड़ने वाले सभी 20 स्टेशनों को जंगल की शक्ल दी जाएगी। साथ ही रेलवे इस रूट पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम रफ्तार से ट्रेन चलाएगा। ट्रेन कतरनिया और दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच से गुजरेगी, जिससे पर्यटक हाथी, चीता, तेंदुआ, भालू जैसे जंगली जानवरों को देख पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि दार्जिलिंग और शिमला टॉय ट्रेन की तर्ज पर इस रूट के विकसित होने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ शिकारियों की घुसपैठ पर लगाम लगेगी। एंड्रॉयड मोबाइल फोन के आधार हेल्पलाइन नंबर सेव होने पर गूगल ने माफी मांगी। एंड्रॉयड मोबाइल फोन में अचानक से आधार हेल्पलाइन नंबर सेव होने पर गूगल ने माफी मांगते हुए इसे अनजाने में हुई गलती बताया और एंड्रॉयड सिस्टम के हैक होने की बात को नकार दिया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया कि सरकार इसी महीने राज्य की नई कैसीनो पॉलिसी तैयार करेगी, जिसमें सभी कैसीनो को 4 साल के अंदर एक तय गेमिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र में शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की मांग कर रहे मराठा संगठनों के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की अधिसूचना जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे के साथ रह रही असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सईदा तैमूर ने भी अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम एनआरसी में न होने पर हैरानी जताई। महाराष्ट्र के 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें समेत दूसरी मांगे पूरी न होने के विरोध में 7 अगस्त से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में सरकारी जमीन पर गलत तरीके से बनाई जा रही इमारतों को गिरा दिया गया। ये कार्रवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से की गई है, जिसके तहत अवैध इमारतों को गिराने में खुदाई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया गया। शुक्रवार को गुरुग्राम के सेक्टर 64 में खड़ी एक 4 मंजिला इमारत को 2 मशीनों ने तोड़ना शुरू किया और कुछ सेकंड में ही पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ी। इमारत के गिरते ही वहां धूल का गुबार छा गया और वहां मौजूद लोग पीछे हट गए। लेकिन जल्द ही वो गिरी हुई इमारत की ओर भागे और काम कर रहे लोगों को सुरक्षित देखकर अधिकारियों ने चैन की सांस ली। वहीं एक दूसरी अवैध इमारत को भी खुदाई करने वाली मशीन ने कुछ ही पलों में जमींदोज कर दिया। आरोप है कि ये सभी इमारतें सरकारी जमीन पर खड़ी थी और इस मामले में प्रशासन की ओर से मालिकों को नोटिस जारी किया जा चुका था। प्रशासन ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने का दावा किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में ऐसे छात्रों को भी पास कर दिया गया जो परीक्षा के दौरान गैर हाजिर थे। ये मामला सामने आने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने CBI से इसकी शिकायत की, जिसके बाद CBI ने भोपाल में NIOS के रीजनल सेंटर पर छापा मारकर वहां से कई दस्तावेज जब्त कर लिए। जांच में पता चला कि NIOS के कई परीक्षा केंद्रों पर ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर भेजी गई अटेंडेंस शीट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जांचने के लिए गुवाहाटी भेजी गई कॉपियों में NIOS का लोगो तक नहीं लगा था। हालांकि गड़बड़ी सामने आने के बाद भोपाल के NIOS के सेंटर के निदेशक समेत 12 लोगों का तबादला कर दिया गया। CBI की शुरुआती जांच में NIOS के एक कर्मचारी के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा कराए जाने की बात भी सामने आई। CBI का दावा है कि घोटाले के तार मध्य प्रदेश समेत 20 से ज्यादा राज्यों में फैले हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती से खुद पुलिस वाले भी नहीं बच पा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहिम चलाकर पुलिस वालों की गाड़ियों की जांच की, जिसकी शुरुआत SP कार्यालय के सामने से हुई। ट्रैफिक पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने SP की गाड़ी को रोककर उसकी जांच की। ट्रैफिक नियमों के तहत कोई कमी नहीं मिलने पर SP की गाड़ी को जाने दिया गया, लेकिन जब एक सर्किल अफसर का ड्राइवर बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाता दिखा तो उसे रोक लिया गया। चलिए आइए गाड़ी खड़ी करिए। पुलिस वालों ने खुशामद की, लेकिन उसे जुर्माना देना पड़ा। इसी तरह बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे कई पुलिस वालों को भी पकड़ा गया और सख्ती से चालान किया गया। कर्मियों जो हेलमेट नहीं चल रहे थे उनके खिलाफ जो है चालान काटा गया है। ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम का मकसद नियमों का सख्ती से पालन कराना है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया कि इस मामले में किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा के लिए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सरकारी एजेंसियों की तरफ से कोर्ट को जो जानकारियां दी गई वो हैरान करने वाली हैं। कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले केवल 33,000 ई रिक्शा ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि दिल्ली की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा ई रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं। दिल्ली की 236 सड़कें ऐसी हैं जिन पर ई रिक्शा को चलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ई रिक्शा चलाने वालों को ऐसे नियमों की भी परवाह नहीं है। ऐसी सड़कों पर भी ई रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि 2016 से कानून तोड़ने वाले ई रिक्शा पर 2,24,000 चालान किए गए। कोर्ट का मानना है कि दिल्ली के ज्यादातर मेट्रो स्टेशन के पास ई रिक्शा की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। बिहार के मधुबनी में संतुलन बिगड़ने के बाद एक बस ने 3 पुलिस वालों को कुचल दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उससे कुछ देर पहले पुलिस वालों ने वहां गाड़ियों की जांच के लिए चेक पोस्ट लगाई थी। साथ ही सड़क के दोनों तरफ लोहे के ड्रम रख दिए गए थे। कुछ देर तक वहां से कई छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरी और इस दौरान पुलिस वाले सड़क किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत करते रहे। लेकिन थोड़ी ही देर में जब चेक पोस्ट से होकर एक बड़ा ट्रक गुजरने लगा तो सामने से आ रही बस का संतुलन बिगड़ गया। ड्राइवर ने ट्रक सामने से आता देख बस को सड़क की बाईं ओर मोड़ दिया, जहां चारों पुलिस वाले खड़े थे। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, बस ने उनको कुचल दिया। इस हादसे में पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया।